ये तो सिखाया, अभी नहीं कर सकते भाई। फिर से सुनो, ये कैसा है? मैं ये व्हाइट वाली को लेकर आया, अब बताओ मैं कह रहा हूं इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव था, अब इसके बारे में बताओ, इसका परीक्षण करो कि ये कैसा होगा। नहीं बता, क्योंकि आकर्षण पॉजिटिव पॉजिटिव में भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव में होता ही है, और पॉजिटिव और उदासीन में भी होगा। तो ये तीनों हो सकते हैं, उदासीन, पॉजिटिव। चलिए, आज स्थिर वैद्युतिकी का कितना लेक्चर है? कौन सा है? दूसरा। आज देखते हैं क्या क्या टारगेट है। आवेश के गुण देखेंगे, उसके बाद इसी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी करते चलेंगे, और उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेश संकरने की विधियां, और उसके बाद देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, और फिर जितने प्रॉब्लम्स हैं उतने कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। शायद इससे पहले मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, 4 बिंदु। पहला तो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फोटोन की द्रव्यमान और आवेश बताया था आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था चार्ज जो होता है, आवेश सदिश भी होता है, और चार्ज नेचर में कैसे होते हैं? प्रकृति में संरक्षित होते हैं। तो इनिशियल बराबर क्या होगा? फाइनल। और उसके बाद हमने आपको आवेश के बारे में और बताया, आवेश हमेशा किससे जुड़ा होता है? द्रव्यमान से। लेकिन द्रव्यमान हमेशा आवेश से जुड़ा हो ये जरूरी नहीं, बट आवेश जब भी आएगा किसके साथ आएगा? द्रव्यमान के साथ। उसके बाद हमने आपको और बताया, हाँ, और उसके बाद फिर क्वांटीकरण बताया किसका? आवेश का। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए थे। 5वां देखिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को बोलेंगे आवेश का वितरण। देखो, इसको समझने के लिए आपको 11th के टॉपिक में एक आता है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको वृत्तीय गति में, और उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। किसी भी वक्र का त्रिज्या जो होता है, जरा समझिएगा। आप सबसे पहले बताओ कि अगर ये इस तरीके से कर्व दिख रहा होगा आपको, ये वक्र, अगर मैं इसको बोलूं ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, ठीक है। कहां पर ज्यादा घुमाव है? घुमाव ज्यादा कहां है? घुमाव ज्यादा कहां है? बी पर। घुमाव ज्यादा कहां है? बी पर। ए पर कम घुमाव है और बी पर घुमाव ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले समझो, अगर कोई भी इस तरीके से वक्र है, इसका एक छोटा से छोटा टुकड़ा भी किसका हिस्सा होता है? वृत्त का। कोई भी छोटा हिस्सा देखोगे आप, वो एक किसका हिस्सा होगा? वृत्त का। और इस वृत्त का खुद का एक क्या होगा? रेडियस। उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी एक वक्र, उसका छोटा से छोटा हिस्सा किसका पाट रहा होगा? वृत्त का। और उस वृत्त का फिर क्या होगा? एक रेडियस होगा। उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब घुमाव ए और बी में सबसे ज्यादा कहां पर है? बी पर। घुमाव बी पर ज्यादा है, किससे? ए से। अच्छा, ठीक। बताओ, ये एक छोटा सा गोले का पार्ट रहा होगा और ये एक बड़ा सा गोले का पार्ट होगा। बताओ, दोनों में किसकी रेडियस बड़ी होगी? आर ऑफ ए और यहां आर ऑफ बी। बताओ किसकी बड़ी होगी? तो तुम कह रहे हो कि आर ऑफ ए जो त्रिज्या होगा, ए का बड़ा है किससे? बी से। कुछ दिखा तुम्हें? अगर मुझे आपसे कहना है कि इन दोनों में बेटा संबंध निकालो, क्या निकालो? संबंध।
तुम कह रहे हो घुमाव जहां ज्यादा है वहां त्रिज्या क्या है, कम है। तो मतलब घुमाव व्युत्क्रमानुपाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? ये आपको काम आएगा कहां पर? वृत्तीय गति। अभी मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, कि कोई भी अगर वक्र है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी एक किसका पार्ट रहा होगा? वृत्त का, और उस वृत्त का क्या होगा? एक त्रिज्या होगा, उसी त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। फिर हमने बोला कि ये गोला है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका त्रिज्या सबसे ज्यादा है, ठीक। अब ये बात आप समझ गए। अब लेकिन किसमें हमें पढ़ाना है इसे? स्थिर वैद्युतिकी में। अब स्थिर वैद्युतिकी में आपको बस ये जानना है कि जो सिग्मा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आरसी। अब आरसी क्या है ये मैंने आपको समझाया है कि नहीं? इतना सा सिर्फ ये आपको आरसी समझाने के लिए था कि आरसी होता क्या है, कि कोई भी कर्व होगा तो किसका पार्ट रहा होगा? वृत्त का, और उसका खुद का क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब मैंने बोला सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आरसी। सिग्मा को क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी सतह पर कितना आवेश है, किसी भी सतह पर कितना आवेश है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो क्या बोलोगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अभी मैं आगे इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आरसी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। नाम से पृष्ठीय आवेश घनत्व। मान लो आपकी ये सीट है, ये पेपर है, इस पेपर के सरफेस पे कितना चार्ज इकट्ठा है, इसी को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्रफल में, एरिया में हो, तो अब समझिएगा ये एक्चुअली रियलिटी में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर हमने क्या पढ़ा अभी? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? आरसी। इसका मतलब है जहां आरसी ज्यादा है, आरसी ज्यादा तो सिग्मा कम, और आरसी कम तो सिग्मा। इसी को फॉलो करते हुए तो ये एक चालक है, क्या? एक, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे कंडक्टर। कैसा भी कंडक्टर हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में कैसा है? स्फेरिकल कंडक्टर, आगे चल के पढ़ेंगे, बट ये तो मैं अभी सिंपल बना। अब तुम बताओ, मैं आपसे दो बात कह रहा हूं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा मान लो ये ले लिया। कहां पर ज्यादा घुमाव है, ए पर या बी पर? ए पर। दिख रहा है इस बार? किस पर? ए पर। या तो आप सोच लो घुमाव ज्यादा कहां है? ए पर। या फिर आपको सिंपल ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देख लो कि कहां का त्रिज्या बड़ा होगा और कहां का छोटा होगा। अगर इतने से को देखूंगा तो इस गोले का पार्ट रहेगा ये, और इतने को देखूंगा तो ये उससे तो बड़ा रहेगा, तो इसका त्रिज्या यहां पर क्या होगा? तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? बी का, किससे ज्यादा होगा? ए से। और अगर ऐसा है तो बताइए सिग्मा किसका ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा, किससे? यही बात अपने को बस समझना। तो ए पर जो होगा आवेश का घनत्व ज्यादा होगा किसके मुकाबले? यहां दूर दूर होंगे, यहां क्या होंगे? दूर दूर, और यहां क्या होंगे? पास पास। फिर इधर भी बनाना है, इधर भी बना लेंगे, कोई सुनिए। अगर मैंने इसको बोला यहां पर सिग्मा ए और इसको क्या बोला? सिग्मा बी, तो कंफर्म है सिग्मा ए किससे ज्यादा है? सिग्मा बी। लेकिन ये आप तब बता पाए जब आप वक्रता त्रिज्या समझ पाए। बोलो सही है? इसीलिए कहते हैं कि
कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जो बनती है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उसमें हम शार्प एजेस नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर शार्प एजेस हुआ, अगर ये हो गया, तो यहां चार्ज का एक्यूमुलेशन बोले तो इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा घुमाव होगा उतना ज्यादा शार्प एज आएगा। शार्प एज उसको हिंदी में क्या बोलूं यार, नुकीला वाला, समझ गए ना। कोई भी बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, हम उसमें शार्प एजेस अवॉइड करते हैं, ताकि अगर वो नुकीला टाइप हुआ तो वहां पर चार्जेस क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और चार्जेस इकट्ठा होंगे तो अब देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षण, बस तो रिपल्सन होगा, तो आपका मशीन क्या हो सकता है, बर्स्ट आउट कर सकता है। इसीलिए आप जब कूलर के चल रही हुई कूलर, तो आप देखना उसके साइड में ऐसे है, कॉर्नर है ना, हमेशा झटका आपको मोस्टली कहां से लगता है, कॉर्नर्स, जब टच होता है तो। क्योंकि वो कॉर्नर पर चार्जेस क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट, क्योंकि वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कम, तो उस सतह पर घनत्व आवेश का क्या हो जाता है, ज्यादा। आप फोन चार्ज करो, फोन चार्ज करते वक्त कॉर्नर पे टच करो, तो पूरी बॉडी के बीच में जो टच करोगे और कॉर्नर पे टच करो, तो आपको ऐसा फील होगा कि कॉर्नर पर ज़्यादा हीट है, क्योंकि वो शार्प एजेज है, तो वहाँ पर चार्जेस क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। समझ गए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी मशीन्स में भी हिंदी लिखूंगा तो बहुत जाता है लंबा यार, आप समझ गए क्या बोल रहा हूं, क्या बोला। तो कभी भी कथन, एसर्शन और रीजन वाले में सवाल आ सकता है। पहला, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। दूसरा, या फिर ऐसे बोल देगा, इन बिग मशीन्स और इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े उपकरणों में जो है, उसमें हम क्या करते हैं, नुकीले शार्प एजेस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड। दूसरा, नीचे उसका रीजन क्या देगा, कारण, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो कथन 1 पहला सत्य है और दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ गए क्या बोल रहा हूं। इंग्लिश में लिख दूं, वी अवॉइड, अवॉइड मतलब शार्प एजेस, हम अवॉइड करते हैं कैसा, शार्प एजेस। अदरवाइज वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा और वो आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो चीज बस्ट आउट हो सकता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी होता है। लेकिन इंसानों की तरह यहां एक्सेप्शन है कि नहीं है। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में आकर्षण हो सकता है, दुश्मनी बोले तो बताइए। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। इनको आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। देखिए, अब आपसे कह रहे हैं एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है, ये सवाल है, बताइए। एक आवेशित वस्तु, क्या अनावेशित वस्तु, अनावेशित मतलब चार्जलेस, जिस पर चार्ज नहीं। एक मिनट रुक जाओ, अब इसको अनावेशित मत कहो, वो गलत उसने, उदासीन, उदासीन क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी। एक आवेशित वस्तु, एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है,
बताइए, ट्रू फॉल्स? तो ये बिल्कुल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। जी हां, अगर एक आवेशित है, चाहे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो कह रहा है ये न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें समझाने वाली कोई बात वैसे नहीं है, बट फिर भी आपको समझना है। मान लो एक बॉडी है, उदासीन क्या हुआ? जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। तो पॉजिटिव पास में लाए तो यहां क्या हो जाएगा? निगेटिव, और इधर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब सोचो, तुम पॉजिटिव लाए तो यहां पॉजिटिव हुए, और ये सॉरी इधर निगेटिव। आज पढ़ाऊंगा कि ये क्यों होता है, प्रेरण की वजह से। यहां क्या होंगे? निगेटिव, और इधर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब देखो, ये पॉजिटिव और निगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा ना, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन। बट एक बात बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव की दूरी बीच R1 है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की दूरी क्या हो गई? R2। कूलम्स फोर्स नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन क्या इतना तो पता होगा यार कि K Q1 Q2 बाय क्या होता है? यहां R क्या है? कम। R कम, बातें नहीं बेटा, R कम तो बल क्या होगा? चार। तो इन दोनों में तो आकर्षण हो रहा था, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों में क्या हो रहा था? रिपल्सन। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन भी है यहां पर, अट्रैक्शन भी है, लेकिन जीत कौन रहा है? अट्रैक्शन। क्यों भाई? क्योंकि वो पास में हो जाएगा, और पास में होगा तो R क्या हो जाएगा? कम, और R कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ओवरऑल ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ये इसको क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। अगला सवाल, एक आवेशित वस्तु समान आवेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है, जबकि अभी मैंने क्या सिखाया? समान आवेश वाले क्या करेंगे? दुश्मनी है उनके बीच। लेकिन ये क्या कह रहा है तुमसे? अब बताओ सही या गलत? क्या है? तो ये बिल्कुल कैसा है? सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव में भी हो जाता है, समझे? बिल्कुल जैसे इंसानों में, वैसे यहां भी है। सुनिएगा, कर सकती है, करेगी नहीं। मे बी, कर सकती है मतलब मे बी। अगर जब भी बोला जाए कर सकती है, तो बिल्कुल आप बोल दोगे हां कर सकती है, बट हमेशा करे ये जरूरी? अब सुनो, कब अजीब सा लग रहा है, बट सुनना भी बिल्कुल तुम्हें सही लगेगा। मान लो एक बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके पास तुमने एक ऐसा बॉडी रखा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के दोनों में अट्रैक्शन करा दूं, तब तो मान जाओगे तुम। अरे एक आवेशित समान आवेशित को क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव माना तो इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। बोलो भाई। और इन दोनों में अगर मैं तुम्हारे सामने अभी आकर्षण करा दूं तो मान लोगे फिर? तो समझिएगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेशित वस्तु है। तो बताओ धनावेश है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की संख्या क्या है? ज्यादा। अब कितना ज्यादा वो निर्भर करता है, लेकिन क्या एक भी ज्यादा होगा तो धनात्मक हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा? तो जरा देखिए, मान लेते हैं इसमें 1001 कूलम है। हाँ, अब जो 1001 आवेश है, अब इसमें से ऐसा मान लो आप, इस पर 1000 था, ये कैसा है? पॉजिटिव। इसमें 500 और 500 पॉजिटिव निगेटिव, तो न्यूट्रल थे तब तक। अरे बोलो यार, ये हजारों पॉजिटिव है, ऐसे मान लो हजारों क्या है? पॉजिटिव। तो ये तो कैसा हो गया? पॉजिटिवली। इसको भी अब पॉजिटिव बनाना है, तो मैं तुमसे एक कह दे रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहां क्या इकट्ठा होगा? पहले ये बता दो। नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। अब सुनना ध्यान से, मान लो अब ये
1000 नेगेटिव है यहां पर, और ये 1001 पॉजिटिव है। सुनना, एक का अंतर रखा हूं बस, एक के अंतर में भी ये क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अब चेक करो, इनकी बीच की दूरी फिर से R1 और इनकी बीच की दूरी R2। भाई भले ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है। हां, उसने बोला कर सकती है, तो कर सकती है, तो मैं सारे सिचुएशन सोच लूंगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि पॉजिटिव है तो 1,00,000 कूलम भी हो। 1000 एक क्या हो सकता है उसमें पॉजिटिव, और 1000 क्या हो सकता है नेगेटिव। बताओ कितने से धनावेश हो गया, एक से। चेक करो, ये वाला तो दोनों के लिए सेम है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फिर से क्या आएगा, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ क्या आएगा। भाई भले तुम कहोगे इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बट इसकी दूरी भी तो कम है। इसकी दूरी भी तो क्या हो गई। अगर इसका तुम करो सर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा जब होगा, अरे भाई तो दूरी भी तो ज्यादा है। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में यार। K Q1 बाय R स्क्वायर। मैंने कहा कुल मिला के इसको मैंने कैसा बना दिया, पॉजिटिव। 1000 एक कूलम क्या कर दिया, पॉजिटिव, और 1000 क्या कर दिया, निगेटिव। इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में, तुम पिछली बार तो ठीक था, दोनों क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे। तुम बोलोगे सर इसका ज्यादा चार्ज है, अरे भाई चार्ज ज्यादा है तो दूरी तो और ज्यादा है, और दूरी ज्यादा होने पर फोर्स तो कम हो जाएगा। और चार्ज में क्या है, आवेश में कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड में उतना ज्यादा नहीं है। हां, अगर तुम इसको 1,00,000 कूलम कर दो, कहो कि आवेश पॉजिटिव वाला 1,00,000 है, तब ये हार जाएगा। तब कौन जीतेगा, रिपल्सन। कौन जीतेगा, रिपल्सन। बट अभी मैंने पॉजिटिव ज्यादा नहीं माना, इसलिए मैं सोचने के लिए माना। तो जी हां, यहां पर फिर से कौन जीत जाएगा, अट्रैक्शन। अगर आप इस डेटा पे काम कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि 1 करोड़ भाई साहब पॉजिटिव ही है और ये 1000 है और 1000 इसमें निगेटिव भी है, तब तो पक्का ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, दूरी ज्यादा थी तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड भी तुमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा, तो फिर ये वाला रिपल्सन जीत जाएगा, और ओवरऑल इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव था, यहां तुम 1,00,000 पॉजिटिव मान रहे हो और 1000 क्या मान रहे हो, निगेटिव, तो फिर ये जीत जाएगा कि हाँ रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन। लेकिन अगर 1000 पॉजिटिव माने हो, जस्ट मात्रा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं सॉरी 1000 नेगेटिव माने हो, उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा क्या है, पॉजिटिव, तो फिर तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब एक बात समझो, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन हो सकता है, और पॉजिटिव और न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन हो सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में तो होता ही है। मतलब पॉजिटिव सबसे, सुनना ध्यान से, सवाल है अगला, एनसीईआरटी का लाइन लिखने वाला हूं, अभी उसको समझा रहा हूं। अब मुझे किसी धनात्मक आवेश, धनावेश का परीक्षण करना है कि कौन सा पॉजिटिवली और कौन सा नेगेटिवली। तुम भाई इधर सुन लो बेटा, हो इधर सुन। मुझे पता करना है इन दोनों में कौन सा, सपोज मैं इसको लेकर आया, मैं इसको लेकर आया और मैंने ये बोल दिया ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, ब्लैक वाला कैसा है, पॉजिटिव, व्हाइट वाली को लेकर आया, मैंने बोला इन दोनों में आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बताओ इसका परीक्षण करो ये कैसा आवेशित, नहीं कह सकते। यही तो सिखाया, अभी नहीं कर सकते भाई। फिर से सुनो, ये कैसा है, मैं ये व्हाइट वाली को लेकर आया, अब बताओ मैं कह रहा हूं इन दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव था। अब इसके बारे में बताओ, इसका परीक्षण करो कि ये कैसा होगा, नहीं बता सकते तो, क्योंकि आकर्षण पॉजिटिव पॉजिटिव में भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव में होता ही है, और पॉजिटिव और उदासीन में भी होगा। तो ये तीनों हो सकते हैं, उदासीन, पॉजिटिव। मतलब किसी वस्तु का आवेशन परीक्षण करना है तुम्हें कि वो कौन सा आवेशन है उसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव या उदासीन। मोस्टली जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो आप आकर्षण से कभी भी। हाँ अब सुनो,
फिर से पॉजिटिव, इसको लाया, अब इसका परीक्षण करना है। मैं कह रहा हूं इन दोनों में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? तो पक्का है ये कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि विकर्षण सेम सेम में ही होगा। अरे यार, ये समझाने के लिए मैंने ये दोनों सवाल बनाए हैं। आकर्षण पॉजिटिव और उदासीन में भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, कैसा वस्तु हो, बस आवेशित वस्तु। मैं नेगेटिव भी बोल सकता था। एक आवेशित वस्तु समान आवेशित वस्तु को समान आवेशित वस्तु को भी क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता। तो बताओ, किसी इस वस्तु का रियलिटी में आपको परीक्षण करना है तो कौन है, आकर्षण से या रिपल्सन से? रिपल्सन से। तो समझिए ये लिखा हुआ है, ये लाइन है एनसीईआरटी का, ध्यान से सुन लीजिए। रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इंग्लिश में। हिंदी में आप बोल दो प्रतिकर्षण विद्युतीकरण की ही सच्ची परीक्षण है, मतलब परीक्षा है। समझ गए ना आप? बोलोगे क्या? जो ट्रू टेस्ट है क्या करने का, परीक्षण करने का, किया विद्युतीकरण, वो कौन सा है, प्रतिकर्षण, जिसको क्या बोलेंगे, रिपल्सन। क्या समझ गए? तो रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगला है नॉन रियलिस्टिक नेचर ऑफ चार्ज। अब इसको हिंदी में मैं आपको बस समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। मैं इसके अंदर लिख देता हूं, आवेश जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और इसकी इक्वेशन भी दी गई है, एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं, याद रखना ही है। हालांकि ये हमारे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको समझना इतना आसान खेल नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। जो अभी आया था एवेंजर एंड गेम, उसमें एंटमैन को या किसको डालता है उसमें, टाइम मशीन में जो हो जाता है, किसको डालता है, एंटमैन को ही डालता है क्या? हाँ। तो उसमें जो बातें किया है वो टाइम डायलेशन लेके गया है वो, तो आप देखे होंगे उस मशीन में डालते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड दिखाता है, तो वो स्पीड से क्या कर रहा है, टाइम को चेंज कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। वो मैं मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं है, क्योंकि पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो आइंस्टीन का खेल है, पूरा समझना इतना आसान नहीं। इक्वल टू mc स्क्वायर। अब और इतनी वेलोसिटी से समझो, स्पीड ऑफ लाइट से, तभी क्या होगा, परिवर्तन होता है वहां पर। अब एम नॉट को बोलते हैं स्थिर मास, क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। जो फोटोन का रेस्ट मास क्या सिखाया हूं, 0 होता है। क्या होता है, स्थिर द्रव्यमान, और ये रियल द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान होता है, उतना मुझे भी ज्ञान नहीं है, आपको सच बताऊं तो बस इतना पता है जो अभी आपको समझा रहा हूं, कि द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है, स्पीड पर। अरे किसका रिलेशन है, v का। अब जैसे जैसे v चेंज करोगे द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। और चेक करो, अगर मैं v की वैल्यू c/2 कर दूं, c क्या होता है यहां पर, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, जो कि कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v है जिस स्पीड में जो कोई भी वस्तु के लिए आप देख रहे हो उसका स्पीड। मानो एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, कोई द्रव्यमान है, सॉरी कोई वस्तु है, उसका क्या है, द्रव्यमान। मान लो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, रखो इसमें m बराबर m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v का स्क्वायर।
वी ही कितना माने हो, c/2 का होल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। बताओ क्या बना बेटा, m नॉट अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस c स्क्वायर बाय 4 c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर क्या बना, m नॉट अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस 1/4 रूट 3/4 रूट 3/4। अब रूट 3/4 एक फ्रैक्शन वैल्यू है और मास द्रव्यमान फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे होता है, बस कभी भी मास नेगेटिव नहीं होता। 0.35 kg, हाँ होगा भाई। 0.001 kg, हाँ होगा भाई। अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मास तो किस में, द्रव्यमान किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है। एक ऐसी बेटा इधर वाली बंद कर दो, ये वाली। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्रव्यमान भिन्नात्मक रूप में होता है। और यहीं पर अगर आप याद करो तो फोटोन का स्थिर द्रव्यमान क्या बताया था, 0। और फोटोन किससे ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ, चेक कर लो। अगर हम फोटोन के लिए बोले तो फोटोन का रेस्ट मास m नॉट क्या मानते हैं, 0, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, c के बराबर। चेक करो इसमें, m बराबर m नॉट अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, छम छम 1 माइनस 1 0। अब 0 इंटू एम क्या हो गया, 0, तो m नॉट क्या आ गया, 0। तभी ऐसे आता है। और सही बात है, कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मास बहुत कम होगी। तुम गेंडे को दौड़ा दो, वो ज्यादा दौड़ पाएगा क्या, तेजी से नहीं दौड़ पाएगा। तो जो ज्यादा बल्कि होगा वो तेजी से उतना नहीं दौड़ पाएगा। और कह रहे हो तुम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, पक्का है कि उसकी मास लगभग ना के बराबर। और इसीलिए फोटोन, फोटोन क्या है, लाइट। फोटोन मतलब लाइट, बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटोन मतलब लाइट। लाइट किसका बना है, फोटोन का, एक पैकेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रही बातें अभी द्रव्यमान के लिए की है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान। आवेश पर तो चर्चा ही नहीं की, और चैप्टर ही किसका है, आवेश का। तो अब कहानी सुनिए, ये अभी बेस बना रहा था मैं, अब कहानी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आवेश के लिए अगर हम बात करें तो कहा जाता है आवेश वेग पर, बताओ, निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान तो करता है लेकिन आवेश नहीं करता। ये लाइन आपको रटना है। इसका मतलब ही ये था, इनवेरिएंट नेचर होता है, अपरिवर्तनीय होता है। कौन, आवेश। किससे, वेग से। हिंदी में अगर शुद्ध बोलो इसको, इनवेरिएंट इन नेचर होता है, आवेश वेग से अपरिवर्तनीय होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं, जो वेरी नहीं करे, जो परिवर्तन नहीं हो। और अगर नहीं करता है निर्भर, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि Q नॉट अपॉन में रूट अंडर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब बच्चा सोचता है कि जैसे m बराबर m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, वैसे हम ये लिख दे। नहीं, ये सही है, ये निर्भर करता है। चेक करके दिखा दिया, अभी चेक करके दिखा देता हूं। ये नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं होगा ये। ऐसा चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं फिर से। मान लो कोई आवेश है, उस आवेश की भी रफ्तार कितनी दे दो, c/2। कोई भी जनरल आवेश है, अगर वो
पूर्णांक में आ गया तो फिर करेगा निर्भर, और भिन्नात्मक आया तो निर्भर, क्योंकि आवेश कभी भिन्नात्मक में नहीं हो। 1 कूलम आवेश करो, 1e 2e 3e ऐसे ही होंगे। और एक Q है अगर, तो उसका स्मॉलेस्ट क्या, E मानते हैं, क्या मानते हैं, E। चेक करना, मान लो एक चार्ज है कितना E, वो कितनी रफ्तार से जा रहा है, c/2 से। चेक करो, रखो, क्या अंतर आएगा, m0 की जगह क्या होगा, Q0। बोलो यार, और Q0 की वैल्यू क्या माना हूं मैं, E। नहीं आ रहा तो रखो, डायरेक्ट रखूं तो बताओ फाइनल आपके पास जो Q दिखेगा बेटे, बिल्कुल वही लिखूंगा यार। तो डायरेक्ट Q0/√3/4, और Q0 क्या माने हो। अब बताओ, ये भिन्नात्मक है और ये क्वांटीकरण को फ्लॉप कर देगा। तो भैया, और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आवेश तो हमेशा पूर्णांक में मिलेगा, भिन्नात्मक में नहीं मिले। और सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि आवेश किसको, वेग पर निर्भर नहीं करता। ये है सही, बट ये सही नहीं है। एक ही लाइन बोलना था मुझे, आवेश वेग से अपरिवर्तनीय होता है। लेकिन कभी कभी सवाल आपको ऐसा दिख सकता है, तो इससे इक्वेशन की भी फीलिंग आ जाती है। और ये भी हमने आपको बता दिया कि भाई देख, निर्भर करता तो पूर्णांक में आता, नहीं कर, ये तो कैसे भी हो सकता है, द्रव्यमान चाहे पूर्णांक में हो चाहे ऋणात्मक हो, सब होता है, बस नकारात्मक ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। क्या समझे ये पॉइंट। अगला है इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, आवेश का। आते ही पहले लेक्चर में ही बोला था कि जो स्थिर आवेश है, अगर चार्ज किस पर हो, आवेश रेस्ट पर, किस पर हो, तो क्या प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र, जो कि आपको दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला इफेक्ट ये है, चार्ज बोले तो आवेश ये किस पर है भाई, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र। ये इफेक्ट है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चार्ज किसमें है, ये एक वायर है, इस वायर में आपने क्या बहा दिया, धारा। तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थंब रख दो धारा की दिशा में और कर्ल कर दो किसको, फिंगर को, तो ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर आपको, आप ऐसे समझो ये रिंग टाइप है, आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे निकल के आ रहा है ना, आप इसको ऐसे समझ लो, अभी चुंबक आपको लग रहा होगा ये, आप इसको रिंग समझ लो, ऐसे है ये, इधर ऐसे नहीं है करंट, ये रिंग समझ लो। और इस रिंग में धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। क्योंकि जब रिंग होगी तो इस वक्त ऐसे करोगे, इस वक्त अगर ऐसे गया तो इधर से निकलकर ऐसे जाएगी, ये ऐसे निकल करके कैसे जा रही होगी, ऐसे। रिंग है, इधर से निकल कर, हाँ, और इधर कैसे जाएगी, ऐसे। ये हम आगे बताएंगे आपको कि एक रिंग में इस तरीके से जा रहा होता है। अब जब धारा भाई, मतलब आवेश क्या हुआ, गतिशील हो गया, और गतिशील हो गया तो क्या प्रोड्यूस किया, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन गतिशील में भी कैसा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या है बनाया ये चुंबकीय क्षेत्र, ये प्रभाव है किसका, आवेश का। क्या अगर वो रुका हुआ है, स्थिर है, तो विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। और एक लास्ट तुम्हें पता ही है, जब त्वरित हो, कैसा हो, त्वरित, एक्सेलरेटेड हो। तो ये चैप्टर ही है 12th के बुक 1 का लास्ट, कि ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, तो ये इनके प्रभाव हैं। किसके? आवेश का। आवेश एक बार स्थिर अवस्था में हो सकता है, गतिशील में, और स्पीड कांस्टेंट। यहां त्वरित होगा मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन होगा उसके पास। ये कैसा है? ये इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। आप अभी फिलहाल मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये रेड वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के, और हमेशा ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये लाइट ऐसे करके चल रहा होता है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? मैं इस लाइट हूं, मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड किधर है? आगे। ये इसकी स्पीड ऑफ क्या होगी? लाइट। ये आगे चल रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा होता है। यहां मैं आपको किस में बताऊंगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये प्रभाव हो गए। सातवां, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आवेश प्रकृति में क्या होता है? युगात्मक होता है। डायरेक्ट सुनिए इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि वे अदिश राशि के समान है और इन्हें सीधे जोड़ा जा सकता। अगर कोई चालक है, क्या है ये? चालक, और आपने इसको आवेश दिया 2 कूलम, 5 कूलम, बोलो। या आपको डायरेक्ट बोल देगा इसमें क्या क्या आवेश है। इसके पास कौन कौन से है? एक 5 कूलम है प्लस का, बोलो। एक है -2 कूलम, तो सबको जोड़ दोगे तो क्या क्या इसके पास है? 2 कूलम प्लस 5 कूलम, क्या निकाल लिए? -1 कूलम, -2 कूलम, जो भी आ जाए। 5 2 7 -3, कितने हो गए? 4 कूलम। या फिर आप इसको नामकरण संस्कार करना चाहते हो, नामकरण संस्कार कर लो। Q1 Q2। इस पर है माइनस का Q3, अरे बोलो यार, माइनस का Q4, ये दोनों प्लस के Q1। तो नेट क्या लिखोगे बताओ? इस पर डायरेक्ट जोड़ दो। Q1 प्लस प्लस ऑफ -Q3 प्लस ऑफ माइनस, इसी को बोलेंगे एडिटिव नेचर। सीधे जोड़ा जा सकता है कि एक चालक पे कितना आवेश हो जाएगा। अगर बोले 2 कूलम उस पर पॉजिटिव दे दिए, 3 कूलम निगेटिव है उस पर, तो सबको जोड़ दो, खत्म। अगला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन करने की विधियां। आवेशन करने की विधियां अगर आप सही से देखोगे तो सबसे पहला कौन सा है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। 3 मेथड पढ़ेंगे, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, चालन मतलब 2 बॉडी को आके क्या करा देंगे? टच करा देंगे। और तीसरा प्रेरित, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं उसको, स्थिर वैद्युतिक प्रेरण। तो सबसे पहला कौन सा आवेशन की विधि पढ़ रहे हैं? घर्षण के द्वारा। खूब किए हो, कंघे से टच कराते हैं, चिपकती है। तो कह रहे यदि हम एक पिंड को, पिंड मतलब वस्तु को, दूसरे पिंड से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से, किससे? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, शरीर नहीं, स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम एक पिंड को दूसरे पिंड से क्या करेंगे? घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा? दूसरे में। क्या हो गया भाई? बंद कर दो, बंद कर दो बेटा, बंद तो करो पहले, गर्मी लगेगी तो देखेंगे।
बच्चों को आदत लग गई शुरू से ही है। सपोज अपने पास एसी नहीं होता तब तो आते मस्त पसीने टपक रहे, पढ़ाओ मास्टर। तो लोग कहने के हिंदी माध्यम हो, लेकिन नहीं, आदत तो तुम्हारी इंग्लिश माध्यम वाली है, रईसों वाली। कहने को हिंदी माध्यम हो, सही बता। कैसे? क्योंकि हमने भी खुद, हम भी आए हैं बिहार के छोटे से गांव से, हमें पता है भाई वहाँ कैसे क्या होता है। आधों को तो पीछे अब गर्मी लगना शुरू हो गया होगा, एसी बंद होते ही पूरी साइंस ही खराब कर देंगे भाई साहब। तुरंत पार्टिकल गर्म हो गए होंगे, है ना, गरम गरम सांसें छोड़ रहे होंगे। गांव के बच्चे क्या होते हैं कि उसको जैसे रख दो वैसे रह लेता है। खाना मिला ठीक है, हाँ मजाक नहीं, सही बोल रहा हूं, हमने खुद ऐसा किया भाई, अभी भी करता हूं। लोग कहते हैं अरे पहले शरीर पे ध्यान, अरे काहे का, कोई मानता है पहले काम करेंगे भैया अपना, जबकि शरीर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता ही है नहीं भी है, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं एसी बंद करवाने के लिए बोल रहा हूं, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा ठंडा लगा देता हूं भाई साहब, कहीं जाना ठंडा लगा दे एसी तुमको, तो यहां सब ऐसे शिमला बना दिया है यार सुबह सुबह। देखिए मुझे खुद ठंड लग जाती है भाई। देखिए एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस पूरे लाइन में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत। सही है, तुम्हारी बीवी तुमसे खुश रहेगी। पकड़ लिया इसने, इलेक्ट्रॉन। कभी भी रगड़ने से प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यह बात ध्यान रखिएगा, जय बात ध्यान रखिएगा वालंग। किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का, हमेशा, प्रोटॉन नहीं। अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। और आप देखना जब भी आप घर्षण वाला यूज करते हो तो आप कभी भी चालक यूज नहीं करते हो, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर यूज करते, कुचालक। तुम कोई भी चीज देख लो, क्योंकि कंडक्टर में वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रह जाता है, वो मतलब वहां ट्रांसफर नहीं होता। ये आपको कहां दिखेंगे? कुचालक में। भरोसा नहीं है तो भरोसा कर लो। अब ये ग्लास रॉड समझो, कौन सा समझो? कांच की छड़। अगर आप इसको सिल्क, रेशम के कपड़े, अगर आप इससे इसको रगड़ते हो तो ग्लास रॉड पे कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव, धनात्मक। और सिल्क के क्लॉथ पे, रेशम के कपड़े पे किससे आएगा? सवाल डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम तो नीट वाले हो ही, डायरेक्ट सवाल आएगा। बताओ सिल्क और इसमें अगर उसको एक दूसरे को रब करे, किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव? बच्चे को याद ही नहीं, पता ही नहीं है। और ये रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सब जगह जब भी हम करेंगे तो आप देखना कुचालक होंगे, कभी भी चालक नहीं होंगे। चेक करो, बाल चालक हैं क्या? गुब्बारे चालक हैं क्या? ये भी ऐसा होता दिखेगा आपको। तो सर एक काम करो, आप तो मुझे सारे बता दो, ये लो। अब सवाल आ जाएंगे तो ठीक है, बोल भी रहा है तुमसे वो याद कर लो, कर लो। फिर पॉजिटिव चार्ज, अगर कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा, इन दोनों को आपस में रगड़ोगे तो कांच की छड़ पे कैसे आएंगे? पॉजिटिव, धनात्मक, और यहां पर ऋणात्मक। ऊनी कपड़े से रबर, रबर समझते हो, प्लास्टिक, अंबर, इन सबको घिसोगे तो ऊनी कपड़े से, ऊनी कपड़े पे कैसा आएगा? पॉजिटिव, और उस पे कैसा आएगा? नेगेटिव। सूखे बाल और कंघा, गीले बाल से चिपकाओ जरा, सूखे बाल और कंघा। सूखे बाल पे क्या आता है? पॉजिटिव, और इस पे क्या आता है? देखो इसमें बहुत बकवास क्या है, वो फालतू का कोई मतलब
नहीं है। मैं पहले बता, आएगा तो इतने में ही आएगा क्योंकि यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बिल्ली की खाल और एबोनाइट रॉड, एबोनाइट सेट। अब ये मत बोलना ये चालक होता है, अरे भाई जैसे प्लास्टिक वगैरह ये अलग है, सब क्या है इसमें, इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं। और हमेशा किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये बात आपको बस ध्यान रखना और ये याद रखना है। किसमें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा। कंडक्टर को चालक बोलते हैं और कंडक्शन को क्या बोलेंगे, चालक। क्या है पढ़ो, चार्जिंग की जगह समझ गए ना, आवेशित या आवेशन। पढ़ो, दो संवाहक पिंडों के संवाहक मतलब होगा कंडक्टिंग बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज, इसको क्या बोलेंगे बेटा, चालक। पिंडों के संपर्क द्वारा आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन के रूप में जाना जाता है। कुछ नहीं करना है, ये सबसे सिंपल है। दोनों को ऐसे टच करा दें, दोनों को क्या करा देंगे, टच करा देंगे। किसको किसको, अब देखो ये जो था इस पर कोई आवेश है नहीं, इस पर कितना है, निगेटिव दिख रहा है आप, ये जो भी है निगेटिव पॉजिटिव जो आवेश है इस पर, ये चार्ज था, ये चार्ज लाया उसको टच करा दिया, करा दिया टच, टच कराया तो उसमें आवेश जाने लगा, फिर टच करने के बाद सेपरेट कर लिया। पहले यहां 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कितने आवेश हैं, 7। 1 2 3 4 5 2, इसमें अभी कितने गए, 2, और इसमें कितने हैं, 5। टच कराते वक्त, टच कराने के बाद हटाए तो यहां कितने हो गए और इधर कितने चले गए, मतलब अब उसमें ज्यादा थोड़ा दिखा दिया है। आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इसमें एक भी नहीं था, टच कराने पे कुछ चले गए, टच करा के निकाल। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब तक चार्ज फ्लो करवाना चाहते। कुल मुद्दे की बात क्या है कि अगर आप टच कराते हो तो उसमें आवेश क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। आवेश में भी कौन, इलेक्ट्रॉन। ये बात हमेशा याद रख, आवेश में भी कौन, इलेक्ट्रॉन। कुछ तो कहो, ठीक। आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझदार होगे तुम। बोलो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है ऊपर। अरे वाह, पढ़ना आता है तुम्हें, तो सवाल का आंसर दो। बताओ, क्या पूछा है उसने, क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, कह रहा है कि आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर, ये गोला है स्फेयर, कैसा, कंडक्टिंग स्फेयर, क्या बोलेंगे इसको, चालन। इस पर कितना आवेश है पहले और उस पर कितना है, कह रहा है दोनों को, पहले था ये, कह रहा है जब दोनों को टच करा दे, आफ्टर कनेक्टिंग, दोनों वायर को टच कराने के बाद, फाइनल चार्जेज ऑन स्फीयर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अरे समझ गए तुम यार, गोले पर क्या निकालना है, फाइनल आवेश। अब सुनिए, ये चीज दोबारा आता है एक बार, कहां पर, संधारित्र चैप्टर में। किसमें आता है, संधारित्र। तो मैं अभी आपको सिंपल से बता देता हूं, इसमें दो काम कर रहे होते हैं बेटा। एक तो चार्ज संरक्षित होता है, आवेश Q इनिशियल बराबर क्या लिखेंगे, Q फाइनल, प्रारंभिक इक्वल टू अंतिम। प्रारंभिक बताओ, Q1 प्लस Q2। तो हमने बोला कि एक ऐसा हुआ कि इनको टच कराने से पहले, लाइट वेट ऑफ कर दो,
इनको टच कराने से पहले कितना था, Q1 और Q2। इनको टच कराने के बाद Q1 डैश Q2 डैश, तो इनिशियल बराबर क्या होगा, फाइनल, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बोलो। तो अगर मैं एक इक्वेशन ये बोलूं और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q बाय ए, सॉरी, सिग्मा बराबर होता है, पढ़े हो क्या, अभी नहीं पढ़ाया हूं मैं, ट्रिपल के लिए आपको जानना पड़ेगा। सिग्मा क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको लिखते हैं Q बाय ए। और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो लिखोगे, बताओ सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। तो बताओ अगर सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, सुनना, Q बाय एरिया कितना होता है, अगर गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर गोला है तो, और गोला ही है, कंडक्टिंग क्या है, स्फीयर। तो बताओ सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। और सिग्मा क्या लिखते हैं, Q बाई, बोलो। तो बताओ यहां पर Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2, बुद्धि चलाइए थोड़ा। बोलबा, Q1 अपॉन Q2, R2 अपॉन R1, क्या R1 अपॉन R2, कैसे, देखो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q अपॉन में ए, एरिया को क्या लिखे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं तो Q1 अपॉन में क्या लिखूंगा, Q2 किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, सिग्मा इंटू ए लिखूंगा ना, तो फिर R2 बाय R1 कैसे होगा, एरिया हो गया ना यहाँ, तो अब तो कैसे हो गए, समानुपाती हो गए ना, किसके, रेडियस के, किसके, रेडियस के। इक्वेशन कितने बनेंगे, 2। फाइनल जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू, वहां आप इतना सॉल्व नहीं करोगे। जो इसका होता है Q1 डैश का, वो होता है R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, Q2 डैश में ऊपर कौन आएगा, R2, R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। सॉल्व करने के बाद ये आपको याद रखने हैं कि दो आवेश थे, दोनों को टच कराने के बाद कितने कितने हो गए, आपको डायरेक्ट आप ये याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुन लिए क्या बोला मैंने, Q1 डैश कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये एक बार और आएगा किसमें, संधारित्र। फिलहाल के लिए ये डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कि पहले बोलेगा एक का रेडियस, अच्छा रेडियस इसका कितना है, R1, और इसका कितना है, R2। कहां पर, नहीं हम सिग्मा में लेंगे अगर, तो सिग्मा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, सिंपल सिग्मा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सिग्मा में आर स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा, सिग्मा सिर्फ क्या, रेडियस के। तो गोले के हिसाब से यहां पर सब में आवेश क्या होगा, समान होगा, क्यों, क्योंकि एक गोले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेम। तो सिर्फ उससे हम सोच रहे हैं, वो तो मुझे बताने के लिए था कि हाँ एरिया देखो लिखते हैं कि सिग्मा ये होता है। तुम तो ये समझो
Q बराबर क्या लिखा, सिग्मा इंटू, अब सिग्मा अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो गया एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वक्त आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, आर स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर नहीं लिखेंगे बेटा, सिग्मा से सोचेंगे तो क्या आ रहा है, इनवर्सली या डायरेक्टली, सिग्मा से। कहां पर बोल रहे थे तुम, R1 स्क्वायर होगा अपॉन में R2 स्क्वायर, इस जगह पर, क्योंकि Q बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा कितना हो गया, एरिया कितना हो गया बोल रहे हो, 4 पाई। अच्छा ये कह रहे हो क्या, और सिग्मा भी तो इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू आर होगा, एक आर से आर कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहेगा कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। देख लो ध्यान से, अच्छा कि पूछ लो। Q बराबर सिग्मा इंटू ए होगा, एरिया कितना होगा गोला है तो 4 पाई स्क्वायर, और सिग्मा क्या होता है 1 अपॉन आर, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो डायरेक्टली Q कितने हो जाएगा आर के। अब इसके बाद आप तो ये याद कर लो, डायरेक्ट इससे आएगा, बाकी प्रूव करना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। है खाली है क्या अभी, अरे यार अभी हिंदी लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी, खाली कैसे रह गया भाई, चलो लिख देते हैं भाई, बहुत हिंदी है यार तब तो। चार्जिंग बाय इंडक्शन, स्थिर वैद्युत क्या बोलोगे, प्रेरण। पहले मुद्दा समझ लो या पहले लिख दो, पहले समझ लो फिर मैं एक साथ लिखूंगा यार, इतना हिंदी है भाई साहब, छूट कैसे गया यार। देखो इधर सिंपल सा बात, आप पहले सिंपल समझो, एक बॉडी है और मान लो ये न्यूट्रल है, कैसा है बेटा, न्यूट्रल। इसके पास तुम कौन लेकर आए, पॉजिटिव, कौन लेकर आए, मुझे किसी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट करना है, और सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, इंडक्शन, प्रेरण। मुझे एक वस्तु में दोनों आवेश होंगे पॉजिटिव और, दोनों को सेपरेट करना है, क्या तरीका है, तरीका यह है कि उसके पास किसको लाओ, पॉजिटिव, किसको लाए, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव लाओगे तो यहां बताओ क्या आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में, और अगर ऐसा हुआ तो सिंपल, अब इन बॉडी को बीच में से क्या कर दो, कट कर दो, तो पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और नेगेटिव अलग हो जाएंगे। अब उसने देखो क्या समझाया, पहले ये ए और बी थे, ए और बी थे, इसके पास तुम कैसे लाए, पॉजिटिव वाले, ये टच ही है, ये टच है, ये अलग अलग नहीं है, तो टच है तो पूरा ही आप इसको क्या समझो, न्यूट्रल बॉडी। अब पॉजिटिव लाए तो एक पास वाले में क्या आ गया, पॉजिटिव, और दूर कौन भाग गया, सॉरी पास वाले में नेगेटिव, दूर कौन भाग गया, पॉजिटिव। अब जैसे कि इन दोनों को अब क्या कर दो, सेपरेट। तुम टच नहीं कराए हो, नो टचिंग, नो टच, मैं तुम्हें लाजूता मारूं तभी पढ़ोगे, तो ये टच हो गया है, बट मैं अपनी बातों से तुम्हें प्रेरित कर दूं कि तुम पढ़ाई करना भयंकर छो, जो कि रहने दो, होता तो है नहीं। तो टचिंग कभी भी अलाउड नहीं होगा, किसमें, इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट, क्या कर दिए, तो देखो ए पर कैसा आ गया, पूरा नेगेटिव हो गया, और बी पर कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस सेपरेशन की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, स्थिर वैद्युत प्रेरण। समझ गए, एक बॉडी में अगर चार्ज होंगे तो उसको क्या करना है, मुझे सेपरेट करना। अब बुद्धि चलाओ, क्या यहां पर अगर ये बॉडी की जगह एक आवेश ले लूं तो उसमें सेपरेट करने कोई मतलब है, तो बिंदु आवेश के लिए ये वैलिड है क्या, नहीं। तो आप देखो, प्रेरण केवल वस्तु में संभव है,
कणों में नहीं। चमक गया। दूसरी चीज, दूसरी बात बेटा, बाप रे हिंदी छूट गया यार, पूरा लिखना। प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। आवेश से विपरीत होती है। सही है। मुझे ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रिंगटोन मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, होले होले हर बंदा। ऐसा होता है, देवाजू बोलते हैं इसको, देजावू, देजावू। तभी से मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फोन बज रहा है होले होले। हाँ, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से क्या होता है, विपरीत होता है। चेक करो, दो चीजें दो चीजें इसमें, पूछो का प्रेरित और प्रेरित करने वाले। इसको बोलेंगे इंग्लिश में इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज हुआ है, तुम प्रेरित हुए हो और मैं तुम्हारी प्रेरणा में क्यों हूंगा, पागल कहीं, बहुत खराब बच्चे हैं। मैं क्यों प्रेरणा बनूं? और प्रेरित करने वाले, ये इंड्यूस्ड बॉडी है और इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि प्लीज पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, तो इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। प्रेरित करने वाले ये अपन है, और प्रेरित होने वाले जो कि आप तो होते ही रहते हो, ये आप। दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। मैं करता हूं और तुम होते नहीं। यहां देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, प्रेरित करने वाला या प्रेरित होने वाला, करने वाला। और ये प्रेरित, इन दोनों में हमेशा अपोजिट नेचर हो। तुम पास पॉजिटिव लाओगे तो पक्का इसमें क्या होगा, नेगेटिव। उसके पास वाला जो कह रहा है, जिसके पास लाए हो, अगर इस वाले को तुम इस साइड लेकर आओ तो यहां आता नेगेटिव और इधर क्या आता, पॉजिटिव। समझ गए? तो वही कह रहा है बच्चे, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से क्या होता है, विपरीत होता है। और सुनिए, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर होता है। क्या बोला सुनो, जो मैं हूंगा ना, प्रेरित आवेश और प्रेरित करने वाले, मैं हूं करने वाले और तुम होने वाले। तो प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो। तुम मुझे इससे ज्यादा है साल, मैं ही तुम्हें इंड्यूस कर, लेकिन यहां होता है। अब मैं आईटीएन नहीं हूं, एनआईटीएन हूं, ट्रिपल आईटी हूं, लेकिन मेरे बच्चे आईटी में। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, वो अलग बात है। बट यहां समझिएगा, यहां कम या बराबर, यहां कम या बराबर होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। एक और है, प्रेरित करने वाली वस्तु, प्रेरित करने वाली वस्तु
ना तो आवेश प्राप्त करती है और न ही आवेश खोती है। ना तो आवेश प्राप्त ना ही खोते। ये इंपॉर्टेंट है चारों बिंदु, कैसे भी कथन और कारण वाले सवाल में आ सकते हैं आपको, असर्शन और रीजन कुछ भी। कहेगा कि एक बॉडी था, उस बॉडी के पास में अगर एक पॉजिटिव चार्ज को ले आए। अच्छा सुनना, इंडक्शन कणों में नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस बॉडी के पास अगर पॉजिटिव लाऊं तो इस बॉडी में तब तो हो जाएगा ना। ये वाला भी ये जरूरी नहीं कि बॉडी हो, हाँ इसमें कभी भी नहीं हो सकता। किस में होगा? इसमें होगा। ये वस्तु होना चाहिए, मतलब वहां पर नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए, तभी तो सेपरेट होगा, वरना कोई मतलब नहीं। तो समझ गए क्या? अच्छा इसका डेफिनेशन यहां छूट गया बेटा, ये आप लिख लोगे क्या? बहुत लंबा सा है यार। यदि एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लाया जाए तो वह उदासीन वस्तु के विपरीत आवेशों के आकर्षित एवं समान आवेशों को प्रकर्षित करती है। इतना लिख दूं क्या? पूरा लिखा हुआ यार, 5 लाइन है, वो छूट गया पता नहीं कैसे। यहां परिभाषा मॉड्यूल से, कहां से? देखो एक से एक आइटम है भाई, पेज नंबर डालो, पेज नंबर दूसरा है मॉड्यूल का। हाँ 2 नंबर, बोलो सही है? कुछ तो बोलो बच्चे ऑनलाइन वाले जो आप देख रहे हो, बेटा मॉड्यूल पे आप चले जाओगे, आपके पास पीडीएफ होगी, है ना? तो उस पीडीएफ में आप देखोगे तो वहां से ही लिख लें। क्या समझा दिया ना मैं? जब पास में लाओगे तो क्या होगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। और टच नहीं करा रहे हैं, बस पास ला रहे हैं। तो ये यहां पर आपन क्या खत्म किए हैं अभी? आवेश के गुण जितने थे और आवेशीकरण के विधि। अब जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? कूलम्ब्स लॉ। टाइम बताओ कितना हो गया? 9:07। आज यही पढ़ा दूं क्या, या रहने सर्कुलर मोशन पढ़ा देते? ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आज क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आज लेट आया, वजह भी थी उसकी। एक्चुअली कल इधर नर्सिंग वर्सिंग का एग्ज़ाम होता है ग्वालियर में, तो बिहार से वो मेरे गांव से आए हैं कजन, तो भैया वो भाभी आए तो उनको लेकर आया था। अब आदत सुबह क्या थी कि घर से निकलो तो लॉक कर दो। आज मैंने लॉक कर दिया उन्हें, तो मुझे मैं जब वहाँ से निकल गया, बेसमेंट से गाड़ी निकाला, आगे बाहर, बेसमेंट से निकालने में ही 5 से 7 मिनट का प्रक्रिया है, इतनी गाड़ियाँ हैं, फिर बाहर ब्रेकर बार बार। मैं निकाला बाहर तो मैं इसे देखा, तो मैं देखा अरे ये तो फ्लैट की चाबी है, मैं तो लॉक कर दिया और वो अंदर ही है। अब भाई सब, क्योंकि अभी सुबह वो लोग सो रहे थे, फिर मैं दौड़ के भागा, लॉक खोला और चाबी रख के फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। उस चक्कर में आज क्या हो गया, मैं लेट हो गया। वरना मैं उठ गया हूँ 5 बजे का ही। सोनू जैसे तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज किया ना, मैंने खटाक से सोनू को मैसेज किया। कल का मेगा टेस्ट वाला बच्चों पे नहीं डाला है उस पे ऐप पर, मेगा टेस्ट का पेपर नहीं आया ना अभी तक। आप सिर्फ लेक्चर देखते हो है ना, टेस्ट से कोई मतलब नहीं, कुछ भी कोई मतलब नहीं है मॉड्यूल फॉड्यूल से। अगर टेस्ट तो देख लिया करो कम से कम, कभी तुम्हें लगे कि वापस टेस्ट देना है। तो अभी तक तुम क्या करते, ढूंढते थे टेस्ट, अब कहाँ ढूंढना है, सारे टेस्ट उस पर पड़े हैं, उठाए और पेन लिए, एक रफ में सॉल्व कर लिए, और दूसरे पीडीएफ में क्या है, आंसर, तो उसमें आंसर भी नहीं है, फिर उसके बाद चेक कर ली। समझ गए क्या कर रहा हूं? आपको अब पीडीएफ ढूंढने की जरूरत, ये ऑफलाइन में ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन में सुन लो, कर लेना, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए इस साल एग्जाम। हाँ पहले बता दे रहा हूं, अब पेपर टफ आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। 2 बातें मेरी बात सुन लीजिए। पहली चीज, पेपर टफ आएगा, पहले से तो बेटर आएगा पेपर, कंफर्म है, क्योंकि अगर नहीं आया तो 67 क्या 100 बच्चे ऐसे ही वो निकाल देंगे भाई साहब। अगर इजी आएगा तो सब फोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे, तो एक एक पे ही, एक एक नंबर पे भाई साहब 1000 1000 10 10 हजार बच्चे बैठे होंगे।
तो उनको तो अलग करना पड़ेगा ना भाई, सबको ये रैंक 1 तो दे नहीं सकते, सबको दे देंगे और सब एम्स नहीं पा रहे हैं, बताओ इससे अवस्था क्या हो सकती। तो इसलिए पेपर इस बार पक्का है, टफ आएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, पेपर अगर बोल दे वो लास्ट में ऑनलाइन है तो आप सरप्राइज मत होना, समझ गए। मोस्टली चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बोल दे तो आप सरप्राइज मत होना कि हाँ ठीक है भैया। लेकिन आप तैयार रहिए और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, मतलब टफनेस थोड़ा ले आओ। पहले अभी तक था ना, अरे ठीक है ये नहीं आ रहा, भाई पढ़ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अगर उसको रैंक 1 अलग करना है, रैंक 2 अलग करना है, तो उसको पेपर टफ बनाना ही पड़ेगा। कभी भी जी पेपर में रैंक 1 रैंक 2 अलग नहीं हो सकते, समझ गए। और इस बार वो करेगा, उस पर इज्जत की सवाल है उसकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम तो भैया तैयार बैठे हैं, इजी आ गया तो सब फोड़ेंगे। टफ आया, हमेशा पेपर टफ आता है तो कोचिंग वालों का क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि तुम अभी कोचिंग किए हो, जो कोचिंग नहीं किया इजी आया वो भी फोड़ देगा, तो कंपटीशन तो वही भाग गया। और कभी भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो तो जो तुम्हें इजी सवाल लगता है उसको कभी भी जीवन में गलती करने की मत सोचना, जो टफ सवाल लग रहा है उसको गलती करने की सोचना। इसके पीछे कंसेप्ट है पूरा, तुम्हें अभी तक आज तक मैं बताया नहीं पेपर देते वक्त क्या है, कैसे करना है। एक दिन मैं कोई वीडियो बना दूंगा 5 मिनट, क्योंकि अगर आप इजी वाला करते हो, सोचो 1000 में या 10,000 में 9,000 बच्चे इजी वाले सही कर रहे हैं, तुम क्या कर दिए गलत, तुम तो नीचे चले गए 9,000। क्योंकि टफ वाला 100 ही बच्चे कर पाते, अरे यार टफ वाला कितने बच्चे कर पाते, 100। अगर तुम वो गलत किए हो तो 100 ही पीछे गए हो, बुद्धि चलाओ। और अगर 1000 में या 10,000 में 9,900 बच्चे, अगर तुमने क्या कर दिया इजी वाला गलत किया तो तुम 9,900 पीछे चले गए। ये स्ट्रेटेजी है, ये बुद्धि आपको चलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, एक दिन मैं बना देता हूं कि कौन सा, ये बुद्धि है ही नहीं बच्चे को, आकर के मैं देखता हूं सर सिली मिस्टेक, अरे नहीं करो भाई, पाप है। सिली मिस्टेक किए खत्म, इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किए खत्म हो जाओगे तुम, बहुत पीछे बहुत पीछे। हाँ टफ वाला गलती करते हो तो ज्यादा कोई तकलीफ, क्योंकि करने ही वाले कितने थे टफ, 100 वाले थे। आप कैलकुलेशन समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे होगे तो चलो बाद में कभी समझाएंगे आपको।